जय हिंद साथियों, दीपावली की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह दीपक हम जलाते हैं दीपावली पे और दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार आप भी मेहनत करिए और अपने घर को जगमगाइए, अपने माता पिता के सपने पूरे करिए। और इसी शिद्दत के साथ हमें मेहनत करना है, क्योंकि ये दिवाली सिलेक्शन वाली होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए हम आपको क्या खास लेके आए हैं दीपावली के अवसर पर। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान की बूटी। ज्ञान की बूटी जो हम डेली करंट अफेयर की क्लास में पढ़ते हैं, उसका आज हम करने वाले रिवीजन। तो देखते हैं कौन से प्रश्न हैं भाई, और इन्हें किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। और आप मुख्य परीक्षा के लिए 3 मार्कर में भी इसे उपयोग में ला सकते हैं। निश्चित रूप से एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर में भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखें पहला प्रश्न क्या है, शाहजहां बेगम से है। हम सभी को मालूम है कि भोपाल, यदि हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो भोपाल रियासत, ठीक है, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी। जब हमें यह प्रश्न आता है तो हमारा आंसर होता है दोस्त मोहम्मद ने की थी। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद ने की थी, ठीक है। इसके बाद भोपाल रियासत की पहली बेगम कौन बनती हैं? तो पहली बेगम, ठीक है, पहली बेगम बनती हैं कुदसिया बेगम, ठीक है। कौन बनती है भाई? कुदसिया बेगम, ठीक है। कुदसिया बेगम ये क्या रहती हैं? भोपाल की पहली बेगम। इसके बाद ये जब 1818 में बेगम बनती हैं, इसके बाद से भोपाल रियासत पे 4 बेगमों का लगातार रूल रहा, जिसमें कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, और उनके बाद आती हैं शाहजहां बेगम, और फिर जो आखिरी बेगम मानी जाती हैं, जिनके बाद उनके पुत्र हमीदुल्लाह खां क्या बन गए थे? भोपाल के नवाब बन गए थे। वो हैं आपकी सुल्ताना जहां बेगम, जिन्हें सरकार अम्मा के नाम से जानते थे। हमें देखना है शाहजहां बेगम, तो ध्यान रखिएगा ये क्या थी भाई? भोपाल की बेगम थी। कहां की बेगम थी? भोपाल की बेगम। इन्होंने यदि हम देखें तो यदि हम देखें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका? ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था। ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। इन्होंने भोपाल की यदि हम बात करें तो इन्होंने भोपाल में ताज पैलेस, ठीक है, ताज पैलेस का भी निर्माण कराया था। ताज पैलेस का निर्माण कराया था। इनके ही समय पे भोपाल की पहली जनगणना हुई थी। भोपाल की पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना भी इन्हीं के समय हुई थी। पहली जनगणना भी इन्हीं के समय हुई थी। और भोपाल की यदि हम देखें, भोपाल का नक्शा भी इन्हीं के समय बना था। भोपाल का नक्शा, ठीक है, नक्शा भी पहली बार इन्हीं के समय बनाया गया था। किसके? शाहजहां बेगम के समय। तो शाहजहां बेगम कौन थी? भोपाल की बेगम थी। ताजुल मस्जिद का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। बाद में भारत सरकार ने उसे एक पूर्ण रूप दिया। ताज पैलेस, भोपाल के ताज पैलेस का निर्माण भी इन्होंने कराया था। और यदि हम देखें यहां पर तो भोपाल की पहली जनगणना भी इन्हीं के समय हुई थी, और भोपाल का नक्शा भी इन्होंने ही तैयार करवाया था, ठीक है। इन्हीं के समय भोपाल इटारसी के बीच में रेल लाइन की शुरुआत भी हुई थी। इन्हीं के समय भोपाल और इटारसी के मध्य रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। रेल लाइन की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं भाई। लक्ष्मण मंदिर ये कहां है? तो लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, ठीक है। कहां पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है, ठीक है, खजुराहो में स्थित है। और यदि हम बात करेंगे इसकी, तो ध्यान रखना है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन ने करवाया था। यशोवर्मन, चंदेल शासक यशोवर्मन ने निर्माण कराया था। चंदेल शासक यशोवर्मन ने निर्माण कराया था। कौन से शासक थे भाई? तो चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने ही कराया है, ठीक है। और इसमें से जो आपका महत्वपूर्ण मंदिर है वो है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर की बात करेंगे तो ये पंचायतन, खजुराहो के मंदिर ज्यादातर पंचायतन शैली में ही निर्मित हुए हैं। और ये मंदिर भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। यहां
यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि यह मंदिर किसे समर्पित है। तो कई लोगों को लग जाता है कि भाई ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है, ठीक है, सॉरी भगवान लक्ष्मण जी को समर्पित है। तो नहीं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचायतन शैली का मंदिर है। यशोवर्मन, जिन्हें लक्ष्मण वर्मन भी कहा गया, चंदेल शासक, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। कहां है? खजुराहो छतरपुर में स्थित है लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साजिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, ये भोपाल की अंतिम बेगम मानी जाती है। भोपाल की अंतिम बेगम कहते हैं इन्हें, ठीक है, अंतिम बेगम, ठीक है, अंतिम बेगम। और इन्हें भोपाल बेगम का दर्जा किसने दिया था? भोपाल बेगम का दर्जा भारत सरकार ने दिया था। भोपाल बेगम का दर्जा, ये प्रश्न आता है कि भोपाल बेगम का दर्जा भारत सरकार ने किसे दिया था? ठीक है, दर्जा भारत सरकार द्वारा किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था साजिदा सुल्तान को। साजिदा सुल्तान जी की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये भोपाल के नवाब, जब भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया उस समय नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खां। तो ये भोपाल के नवाब, ठीक है, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां की पुत्री थी, ठीक है, किसकी पुत्री थी? हमीदुल्लाह खां, ठीक है, हमीदुल्लाह खां की पुत्री। हमीदुल्लाह खां की क्या थी भाई? पुत्री थी। कौन थी? साजिदा सुल्तान। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन्होंने यदि देखा जाए तो ये कब से कब तक इनका भोपाल शासन, हम देखें यदि इस पे कि भोपाल पे शासन का दौर, हालांकि वैसे तो भोपाल का विलय भारत में हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें भोपाल बेगम का दर्जा दिया था ना, तो इस वजह से यदि देखें तो इन्हें 1961 से इनका कार्यकाल जो है वो 1995 तक का रहता है। 1995 तक ये क्या रही हैं? रूल में रही हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यदि हम देखें साजिदा सुल्तान, तो भोपाल की अंतिम बेगम, भोपाल बेगम का दर्जा इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया गया। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां की पुत्री थी, ठीक है, पुत्री थी। और इनका विवाह जब आपसे पूछेंगे तो हरियाणा के पटौदी नवाब से इनका विवाह हुआ था, ठीक है, हरियाणा के पटौदी, ठीक है, पटौदी नवाब से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। पटौदी नवाब से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ये भी ध्यान में लेके चलें। नेक्स्ट देखिए, साथीदार अभियान ये 2016 में झाबुआ जिले में चलाया गया। मुख्य रूप से कहां चलाया गया? झाबुआ जिले में, ठीक है, झाबुआ जिले में चलाया गया। और क्यों चलाया गया? तो भील जनजाति में प्रचलित, ठीक है, भील जनजाति में प्रचलित जो दापा प्रथा है, कौन सी प्रथा है? दापा प्रथा। इस दापा प्रथा के उन्मूलन के लिए, किसके लिए भाई? दापा प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या लॉन्च किया आपने? उन्मूलन के लिए क्या लॉन्च किया था? साथीदार अभियान चलाया गया था। इसे भी क्या रखना है आपको? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मुख्य रूप से झाबुआ जिले में भील जनजाति में प्रचलित दापा प्रथा के उन्मूलन के लिए कब चलाया गया था? तो ये मुख्य रूप से वर्ष 2016 में चलाया गया था, ठीक है। दापा प्रथा जब यदि आपसे पूछ लिया जाए दापा प्रथा, तो दापा प्रथा यदि हम देखें तो ये बधुमूल्य की तरह है। दापा प्रथा जैसे गौड़ जनजाति में किसका प्रचलन है? बधुमूल्य, उसी की तरह ये दापा प्रथा है। ये विवाह के दौरान, ठीक है, विवाह के दौरान क्या होता है? विवाह के दौरान वर पक्ष क्या करता है? वर पक्ष को वधु पक्ष, ठीक है, वर पक्ष को वधु पक्ष को क्या देना होती है? राशि देनी होती है। वर पक्ष क्या करता है? वर पक्ष वधु पक्ष को क्या देता है? राशि देता है इसके अंतर्गत, है ना। तो इसी को बधुमूल्य कहा गया है गौड़ जनजाति में, ठीक है। और यहां पर इसे क्या कहा गया है? दापा प्रथा कहा गया है, जो कि मुख्य रूप से भील जनजाति में प्रचलित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। भाई जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से यदि देखें तो सागर में 1906 में ही कर दी गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1906। कहां की गई थी भाई? सागर में की गई थी, ठीक है, सागर में इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसे 1936 में पुलिस महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1936 में पुलिस महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। और 1986 की यदि हम बात करेंगे तो 1986 में यदि हम बात करेंगे
तो जो आपका जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी किया गया। ठीक है, पुलिस अकादमी कब किया गया? पुलिस अकादमी, तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी इसका नाम किया गया 1986 में। यहाँ डीएसपी, इंस्पेक्टर, इनको काफी समय तक क्या दी जाती रही है, प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। हालांकि अब मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी भोपाल में है, लेकिन यदि हम देखें तो इसे जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी का नाम कब दिया गया? तो 1986 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह ये किस वंश के थे? तो तोमर वंश के। तोमर वंश के शासक। कहां शासन किया? तो मुख्य रूप से ग्वालियर पे शासन किया। यदि हम देखें तो ये आपके जो सिकंदर लोदी है, ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं। ठीक है, समकालीन रहे हैं कौन? मानसिंह। और मानसिंह की बात करें तो ये ध्रुपद शैली के जनक रहे हैं। ध्रुपद शैली के जनक माने जाते हैं। और इनका एक ग्रंथ है मान कौतूहल इनका प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, मान कौतूहल संगीत ग्रंथ इनकी ही रचना है। ठीक है, अब इन्हीं मानसिंह के बारे में बात करें तो ये जो मानसिंह हैं, इन्होंने ग्वालियर के किले में, ठीक है, ग्वालियर के किले में यदि हम देखें, ग्वालियर के किले में इन्होंने गौहर महल, ठीक है, गौहर महल तो भोपाल में भाई, गुजरी महल, ठीक है, गुजरी महल का क्या कराया था? निर्माण कराया था। साथ ही साथ मान मंदिर का निर्माण भी कराया था। किसने कराया था? मानसिंह तोमर ने कराया था। मानसिंह तोमर के नाम पर यदि हम देखें तो ग्वालियर में संगीत अकादमी भी है। कहां पर है? ग्वालियर में इनके नाम पर संगीत अकादमी भी है। इसे भी क्या रखना है? आपको ध्यान में लेके चलना है। तो मानसिंह तोमर वंश के थे, ग्वालियर के शासक थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ध्रुपद शैली के जनक माने जाते हैं। मान कौतूहल इनका क्या है? संगीत ग्रंथ है। ठीक है, इन्होंने गुजरी, एक मृगनयनी गुजरी जो इनकी प्रेयसी थी, उनकी स्मृति में इन्होंने क्या किया था? गुजरी महल का निर्माण भी कराया था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं मसाण्या लोकगीत। भाई मसाण्या लोकगीत के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लोकगीत है ये निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, यदि हम इस लोकगीत की बात करें तो किस क्षेत्र में गाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में इसका प्रचलन है। निमाड़ क्षेत्र में प्रचलन है। ठीक है, प्रचलन है। और यदि बात करें तो ये कैसा है? तो यदि हम देखें एक मृत्यु गीत है। ठीक है, कैसा है? मृत्यु गीत है। मृत्यु के अवसर पर, मृत्यु होने पर गाया जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का मृत्यु गीत है। कौन सा गीत है भाई? मृत्यु गीत है, जो कि आप देखेंगे कि यह मृत्यु होने पर गाया जाता है, आत्मा की शांति के लिए गाया जाता है। ठीक है, और इसे काया खोज गीत भी कहते हैं। इसे काया खोज गीत भी कहते हैं। काया खोज गीत भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मसाण्या को कहा जाता है। क्या कहते हैं? काया खोज गीत कहते हैं। निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित क्या है? ये मृत्यु गीत है। दुखी हम कहेंगे, दुख के समय गाया जाने वाला गीत है। और यदि हम देखें तो इसे काया खोज गीत भी कहते हैं। रहस मेला की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये मेला आपके कहां लगता है? गड़ा कोटा में लगता है। गड़ा कोटा। और गड़ा कोटा कहां है? गड़ा कोटा है सागर। तो गड़ा कोटा सागर में इस मेले का क्या किया जाता है भाई? आयोजन किया जाता है रहस मेले का। और कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष बसंत पंचमी। ठीक है, प्रतिवर्ष बसंत पंचमी। ठीक है, बसंत पंचमी के अवसर पर, ठीक है, अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ये बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। इसकी शुरुआत 1885 में, ठीक है, मर्दन सिंह ने की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत ध्यान रखना, ये बसंत पंचमी के अवसर पर 1 माह तक, ठीक है, अवसर पर आयोजित होता है और 1 माह तक चलता है। फिर 1 माह
तक आयोजित किया जाता है, ठीक है, आयोजित किया जाता है। शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और 1 माह तक चलता है। ये बुंदेलखंड का देखा जाए तो बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है, सबसे प्राचीन मेला माना जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक है। और इसकी शुरुआत यदि हम देखें तो 1785 में मर्दन सिंह ने की थी, ठीक है, 1785 में किसने की थी? मर्दन सिंह ने, ठीक है, मर्दन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। तो रहस्य मेला यदि आपसे आता है तो गड़ाकोटा में होता है। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर पहला आयोजन प्रारंभ होता है, 1 माह तक चलता है। बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला इसे माना जाता है। 1785 में मर्दन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखें शबनम मौसी कौन है भाई? शबनम मौसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी देश की पहली किन्नर क्या थी? विधायक थी, ठीक है, देश की पहली किन्नर विधायक, देश की पहली किन्नर विधायक, है ना, देश की पहली किन्नर विधायक, किन्नर विधायक, ठीक है, विधायक कौन थी भाई? तो ये थी आपकी शबनम मौसी, ठीक है। अब ये कहां से आती हैं? तो इनका विधानसभा क्षेत्र क्या था? विधानसभा क्षेत्र क्या था? तो इनका विधानसभा क्षेत्र आप नोट कर लीजिए, ये था शहडोल जिले का सुहागपुर, ठीक है, शहडोल जिले का सुहागपुर, ठीक है, सुहागपुर क्या था भाई? इनका जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना सुहागपुर, ये इनका क्या था? यदि हम देखेंगे तो इनका विधानसभा क्षेत्र था और ये सन 2000 के उपचुनाव में जीती थी। उपचुनाव इन्होंने क्या किया था? जीता था। तो देश की पहली किन्नर विधायक कौन थी? भारत की पहली किन्नर विधायक तो ये आपकी शबनम मौसी थी और विधानसभा क्षेत्र इनका शहडोल सुहागपुर था। सन 2000 के उपचुनाव में ये जीती थी। अब बारी किसकी है? जहाज महल की है, ठीक है, जहाज महल कहाँ है भाई? तो ये मांडू में है, ठीक है। और मांडू किस जिले में आता है? ये धार में आता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, खुशियों का नगर कहते हैं, शादियाबाद कहते हैं, महलों का नगर कहते हैं, ठीक है। अब जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो घियासुद्दीन, कुछ जगह घिया लिखा रहता है, कुछ जगह घियासुद्दीन लिखा रहता है, ठीक है। घियासुद्दीन द्वारा क्या कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था। जो जहाज महल है ये कपूर, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है, कपूर और मुंज तालाब के मध्य स्थित है, कपूर और मुंज तालाब के मध्य स्थित है, ठीक है, मध्य स्थित है। ये जो घियासुद्दीन ये जो है ये मालवा का सुल्तान था, ठीक है। ये कपूर और मुंज तालाब के मध्य स्थित क्या है? आपका सुंदर महल है। कौन सा महल है भाई? तो ये महल है आपका जहाज महल। बहुत अच्छे से आप क्या रखेंगे? ध्यान रखना, ये हिंदू और इस्लामिक दोनों शैलियों में निर्मित किया गया है। कौन सा महल? तो आपका जहाज महल। नेक्स्ट देखते हैं 64 योगिनी मंदिर यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो ये आपको 3 जगह देखने मिलेंगे। एक मिलेगा भेड़ा घाट, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा कहाँ पर? खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। और तीसरा कहाँ मिल जाएगा? तो ये मिलेगा मितावली, ठीक है, मितावली। और ये यदि हम देखें कहाँ है? मुरैना, ठीक है, मुरैना, ठीक है। भेड़ाघाट कहाँ? तो जबलपुर। खजुराहो तो कहाँ पर? छतरपुर, ठीक है, छतरपुर, है ना, इसमें ध्यान रखना, छतरपुर, यहाँ पे जबलपुर और वहाँ पर मुरैना। तो मुरैना, जबलपुर और छतरपुर में है। और ये कहाँ पर है? मितावली गांव में आता है। इसका निर्माण यदि हम मितावली वाले की बात करें तो इसका निर्माण कछवाहा या कच्छाप घात जो वंश था उसके शासक देवपाल द्वारा कराया गया था। वृत्ताकार शैली में इसी का डिजाइन कहाँ लिया गया है? संसद भवन में लिया गया है। तो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? 3 जगह पे है। मकडाई का किला ध्यान रखिएगा, ये हरदा में है। कहाँ पर है? हरदा जिले में है। हरदा जिले में स्थित है। कौन सा किला? मकडाई का किला, ध्यान दीजिएगा। और इसका निर्माण यदि हम देखें तो मकरंद शाह द्वारा, ठीक है, मकरंद शाह द्वारा निर्मित, ठीक है, मकरंद शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और यदि देखा जाए क्यों कराया गया तो पिंडारियों से रक्षा के लिए, ठीक है, रक्षा के लिए, पिंडारियों के आक्रमण से रक्षा के लिए इसका निर्माण कराया गया था, है ना। और इसका नाम क्या था? मकडाई। और हरदा
का भी पुराना नाम क्या मिलता है आपको, मकडाई मिलता है। इसे यदि हम देखें तो इसके अंदर जादूगर मालन का महल भी मिलता है और एक भव्य बावड़ी जिसे हैरज बाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, हैरज बावड़ी भी कहते हैं। बावड़ी, एक भव्य बावड़ी मिलती है और जादूगर मालन का महल मिलता है, ठीक है, किसका, जादूगर मालन का महल, जादूगर मालन का महल भी यहीं पर स्थित है। किसमें, तो ध्यान रखना आपके मकडाई के किले में, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल का जलियांवाला कांड, ठीक है, भोपाल का जलियांवाला कांड ये आपसे पूछा गया है। तो भोपाल का जलियांवाला कांड की यदि आप बात करेंगे तो ये कब हुआ, ये हुआ 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन 1949 को। कहाँ हुआ, तो यदि हम देखें भोपाल रियासत के अंतर्गत बोरास गांव है जो कि रायसेन में आता है, ठीक है, कहाँ हुआ, तो बोरास गांव जो कि मां नर्मदा के तट पर था, नर्मदा नदी के तट पर था, ठीक है, और ये कहां पर आ रहा है वर्तमान में, रायसेन, ठीक है, रायसेन में। लेकिन उस समय ये किसके अंतर्गत था, भोपाल रियासत, ठीक है, भोपाल रियासत के अंतर्गत आता था, और यहाँ हुआ क्या था, तो कुछ जो युवा क्रांतिकारी थे उन्होंने यहाँ पर झंडा फहरा दिया था जिसमें बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, विशाल सिंह ये प्रमुख थे, ठीक है। तो बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल बैजनाथ गुप्ता, ठीक है, इनके द्वारा आदि द्वारा तिरंगा फहरा दिया गया था, है ना, या हम देखेंगे कि इनके द्वारा क्या किया गया था, तिरंगा फहरा दिया गया था, जिसके एवज में यदि हम देखें तो जो भोपाल रियासत के जो सेनापति थे उन्होंने यहाँ पर गोली चलवा दी थी, ठीक है, जिनका नाम था जफर अली खां, ठीक है। तो आप नोट करना, भोपाल के सेनापति जफर अली खान ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया। और क्या हुआ, और इन युवा क्रांतिकारियों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है, और युवा क्रांतिकारियों की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसीलिए इस घटना को आप किस नाम से जानते हो, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड से नाम से जानते हो, ठीक है। गोली मारकर इन लोगों की, विशाल सिंह, बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब देखो पचमढ़ी की बात करते हैं, ठीक है। अब एक हिस्ट्री का प्रश्न, अब एक पर्यटन का प्रश्न। पचमढ़ी की बात करते हैं तो इसकी खोज जेम्स किसने की थी, फॉर्सिथ ने की थी, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी, ठीक है। कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने किसकी खोज की थी भाई, पचमढ़ी की खोज की थी। कब की थी, तो 1862 में, ठीक है, 1862 में की थी। पचमढ़ी की बात करेंगे तो ये सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, जिसकी वजह से इसे मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश की छत भी कहते हैं,
छत भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी यहीं पर है। कहाँ पर? पचमढ़ी। पचमढ़ी नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ पर पांडव की गुफाएं हैं, पांडव की गुफाएं हैं, पांडव की गुफाएं हैं। यहाँ धूपगढ़, धूपगढ़ है जो कि 1352 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर चौरागढ़ है, ठीक है, चौरागढ़ है। यहाँ पर आपको यदि हम देखें तो हांडी खो है, हांडी खो है, इंदिरा प्रियदर्शनी है, डचेस फॉल है, डचेस फॉल, बी फॉल, ठीक है, रजत फॉल, ये आपके यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा पचमढ़ी की यदि हम बात करें तो 1999 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो कुछ जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बार बार प्रश्न बनते रहते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। सतपुड़ा की रानी भी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को। नेक्स्ट देखें, बरमान का मेला, बरमान का मेला, भाई साहब बरमान का मेला ये कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। और ये कब लगता है? मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। 13 दिवसीय ये क्या है? 13 दिवसीय मेला है, 13 दिवसीय मेला है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी के तट पर लगता है, नर्मदा नदी के तट पर लगता है। कहाँ पर लगता है? बरमान में, ठीक है। महेश्वर की बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है, खरगोन में माँ नर्मदा के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसका पुराना नाम महिष्मती मिलता है, महिष्मती इसका पुराना नाम मिलता है, ठीक है, महिष्मती इसका पुराना नाम मिलता है। यदि हम देखें तो देवी अहिल्याबाई, ठीक है, लोक माता देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी किसे बनाया था? महेश्वर को बनाया था, ठीक है, अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया था। महेश्वर साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है, महेश्वर साड़ी के लिए मध्य प्रदेश को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पर अहिल्या घाट भी आपको मिल जाएगा, अहिल्या घाट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सहस्त्र धारा जलप्रपात भी मिल जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो आप नावदा टोली भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, जो कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। महेश्वर साड़ी के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो महेश्वर के बारे में भी आप ध्यान रखना, इसे गुप्त काशी भी कहते हैं, ठीक है, महिष्मती, और इसे गुप्त काशी भी इसे कहा गया है, ठीक है, गुप्त काशी भी इसे कहा गया है। भवानी माता मंदिर भी है, अहिल्याबाई संग्रहालय भी है, ठीक है, अहिल्याबाई संग्रहालय भी है, अहिल्या घाट भी है। कहाँ पर है? महेश्वर। किस जिले में है? खरगोन में। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश वित्त निगम के बारे में बोला गया। भाई मध्य प्रदेश वित्त निगम की यदि बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई, और कहां की गई? तो इंदौर में। कहां है भाई? इंदौर में मध्य प्रदेश वित्त निगम, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो निजी और सरकारी क्षेत्र को जोड़ना और वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, निजी और सरकारी क्षेत्र को जोड़ना, सरकारी क्षेत्रों को क्या करना? क्षेत्रों को जोड़ना और वित्तीय सहायता करना, वित्तीय उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को ही कहते हैं। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ है? इंदौर में। फिर देखें गांधी सागर बांध, यदि हम इसकी बात करें तो यह कहाँ पर है? मंदसौर में है, मंदसौर में किस पे है? तो चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर निर्मित बांध है, ठीक है। इसका निर्माण चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये देखें तो चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? बांध है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। अब देखो इसमें यदि हम बात
बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई 64 मीटर है, लंबाई 554 मीटर है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, तो नोट कर लेना, विद्युत उत्पादन क्षमता ये कितनी है, 115 मेगावाट है। ठीक है, 115 मेगावाट है। ऊंचाई मैंने बताया कितनी है, 64 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और यदि हम देखें 554 मीटर इसकी क्या है, तो चौड़ाई है। ठीक है, 5 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो इसे भी क्या रखना है, ध्यान में लेकर चलना है। 554 मीटर क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, 11 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बीहड़ अनुसंधान केंद्र, बीहड़ अनुसंधान, भारत के सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण, भारत के सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। ठीक है, और बीहड़, इन बीहड़ों को सुधारने के लिए, यहाँ पर यदि देखें तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए आपने वर्ष 2011 में, ठीक है, तो वर्ष 2011 में मुरैना में इसकी स्थापना की गई। मुरैना में स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, तो राजमाता, लोकमाता। देखो लोकमाता किसे कहते हैं, अहिल्याबाई। राजमाता किसे कहते हैं, तो आपकी ध्यान रखना, राजमाता विजयाराजे सिंधिया। तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया। ठीक है, सिंधिया, विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, राजमाता सिंधिया विश्वविद्यालय द्वारा बीहड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। मिट्टी के किस लिए की गई, तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने और उसकी उर्वरता बढ़ाने। ठीक है, उर्वरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, बीहड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। गौरी सोमनाथ मंदिर ये कहाँ है, ये ओमकारेश्वर में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा में है, ओमकारेश्वर खंडवा में। मानधाता द्वीप, कौन सा द्वीप है, मानधाता द्वीप जो किस नदी पर है, मानधाता द्वीप मां नर्मदा पर है। ध्यान रखना, यहाँ पर स्थित है गौरी सोमनाथ मंदिर। ये पांडवों के वनवास काल के दौरान का ये मंदिर है। इसे मामा भांजा मंदिर भी कहते हैं, मामा भांजा मंदिर भी इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में मामा भांजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है गौरी सोमनाथ मंदिर। यहाँ भगवान शिव की 6 फीट का विशाल शिवलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला जो है वो खजुराहो के मंदिरों से मिलती है। खजुराहो के मंदिरों से क्या होती है, मिलती है। किसकी, तो गौरी सोमनाथ मंदिर की, है ना। कहाँ है, तो ये ओमकारेश्वर खंडवा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजघाट परियोजना। यदि हम देखें तो ये जो परियोजना है, ये मध्य प्रदेश प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है राजघाट परियोजना। मध्य प्रदेश यूपी की क्या है भाई, ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ध्यान में लेके चलना, कौन सी परियोजना, राजघाट परियोजना। अब देखो इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम कर दिया गया है लक्ष्मीबाई सागर सिंचाई परियोजना, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। ठीक है, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना इसका नया नाम कर दिया गया है। इसके तहत माता टीला बांध भी बनाया गया। माता टीला बांध किस नदी पर, तो बेतवा नदी पर ही निर्मित है। ठीक है, बेतवा नदी पर निर्मित है माता टीला बांध। किसके तहत, राजघाट परियोजना के तहत। इसकी शुरुआत या स्थापना कब की गई थी, तो 1971 में की गई थी। 1971 में इसकी स्थापना, इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, है ना। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युत निगम। अच्छा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने के लिए आपने 1960 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1960 में स्थापना की थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युत निगम ये कब का है, 1960 का है। ग्रामीण क्षेत्रों को 100% विद्युतीकरण करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत समस्या को दूर करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों को 100% विद्युतीकृत करना,
विद्युतीकृत करना और विद्युत समस्या को दूर करना किसका उद्देश्य था? मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युत निगम 1960। नेक्स्ट देखेंगे करौंदी गांव ये कहाँ है भाई? करौंदी गांव तो ये ध्यान रखिएगा, ये कटनी में है, ठीक है, कटनी में है, कटनी में स्थित, ठीक है, कटनी में स्थित है। इसे अविभाजित भारत का अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है, केंद्र बिंदु माना जाता है। और यदि हम देखें इसका नया नाम मनोहर ग्राम कर दिया गया है। क्या किया गया है? मनोहर ग्राम इसका नया नाम कर दिया गया है, ठीक है। किसका नाम? तो आपके करौंदी ग्राम का नाम क्या कर दिया गया है? मनोहर ग्राम कर दिया गया है, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर, ठीक है। फिर देखो मालवा सेटलमेंट, ये क्या है? मालवा सेटलमेंट, तो भाई ये क्या है? ये हमें देखना है, ठीक है। गई है। मालवा सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, मालवा सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। ये आपके यदि देखें तो ग्वालियर की जो सिंधिया रियासत थी, ग्वालियर रियासत, और हम देखें होलकर रियासत, ठीक है, और होलकर रियासत, होलकर जो इंदौर की रियासत थी, रियासत के मध्य क्या किया गया था? मध्य सीमा का निर्धारण इससे किया गया था, सीमा का निर्धारण किया गया था, ठीक है, निर्धारण किया गया था किससे? मालवा सेटलमेंट से। और मालवा का नक्शा तय किया गया था इसमें, ठीक है, दोनों के मध्य सीमाओं का निर्धारण और मालवा का नक्शा बनाया गया था। इसमें मेलकम सेटलमेंट द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा? मेलकम सेटलमेंट, ठीक है, मेलकम सेटलमेंट द्वारा मालवा का नक्शा बनाया गया था, मालवा का नक्शा, ठीक है, नक्शा बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था। किसके अंतर्गत? इसी सेटलमेंट के अंतर्गत। और कब? तो ये 1818 की बात है, 1818 में मालवा का नक्शा बनाया गया था। ग्वालियर रियासत और होलकर रियासत के, ग्वालियर रियासत और इंदौर रियासत भी कह सकते हैं उसको, के मध्य सीमाओं का क्या किया गया था? स्पष्ट सीमांकन किया गया था, निर्धारण किया गया था। मेलकम सेटलमेंट द्वारा मालवा का नक्शा बनाया गया था 1818 में। इसी को कहा जाता है मालवा सेटलमेंट, ठीक है। कांतिलाल भूरिया की यदि हम बात करेंगे तो कांतिलाल भूरिया, ये आपके ध्यान रखना, ये कहाँ से आते हैं? झाबुआ से आते हैं, ठीक है, झाबुआ से आते हैं। इनका संबंध भील जनजाति से है। ये कांग्रेस नेता हैं, ठीक है, कांग्रेस नेता हैं। यदि हम देखें तो ये मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, रह चुके हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपके झाबुआ रतलाम जो लोकसभा सीट है, ठीक है, लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है, रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये झाबुआ से विधायक हैं। क्या है भाई? झाबुआ से विधायक हैं, ठीक है, झाबुआ से क्या हैं? विधायक हैं। कौन है भाई? तो कांतिलाल भूरिया जी झाबुआ से विधायक भी हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट है जंगल गलियारा योजना। ये योजना क्या थी भाई? 2 नेशनल पार्कों को आपस में जोड़ा जाए जिससे वन्य जीव एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में विचरण कर सकें, ठीक है। तो ये योजना कब की है? 1999 की योजना है। एक राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को
दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना, ठीक है, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना, राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना इसका एक उद्देश्य था। दूसरा क्या था, दूसरा अभ्यारण्य को अभ्यारण्य से जोड़ना, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क को आपस में जोड़ना, ठीक है, नेशनल पार्क को आपस में जोड़ना, ठीक है, आपस में जोड़ना, और अभ्यारण्य को अभ्यारण्य में आपस में जोड़ना, ताकि जो वन्य जीव हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। इसके तहत कान्हा और पेंच को जोड़ा जा रहा है, कान्हा और पेंच को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, किसके तहत, जंगल गलियारा योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैकल पर्वत श्रेणी तो देखिएगा, यह सतपुड़ा का सबसे पूर्वी विस्तार है, सबसे पूर्वी विस्तार है, ठीक है, पूर्वी विस्तार है। ये इसका आकार, ये शेप देखें, अर्धचंद्राकार शेप में है, अर्धचंद्राकार शेप में है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के यदि देखें तो बालाघाट, ठीक है, बालाघाट मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर जिले में देखने के लिए मिलता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा फिर ये जाती है आगे, है ना, छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत तक जाती है, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ठीक है। और इससे मध्य प्रदेश का वाटर शेड, क्योंकि अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे अमरकंटक से ही हम देखेंगे मां नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम होता है, उसी प्रकार और भी नदियां निकलती, सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है। तो इस वजह से इसे मध्य प्रदेश का वाटर शेड कहते हैं, मध्य प्रदेश का इसे वाटर शेड, ठीक है, वाटर शेड किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का वाटर शेड ये कहा जाता है मैकल को, ठीक है। कालीभीत अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये अभ्यारण्य बैतूल में है। कहाँ पर है भाई, बैतूल में है, ध्यान रखिएगा। और इस कालीभीत अभ्यारण्य को यदि हम देखें तो इस कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसे ध्यान रखना, इसे महाराष्ट्र के मेघराज, ठीक है, मेघराज अभ्यारण्य से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, जोड़ा जा रहा है। और एक बाघ गलियारा निर्मित किया जा रहा है, ठीक है, बाघ गलियारा निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे तो कालीभीत नदी के नाम पर, कालीभीत नदी के नाम पर इसका नाम कालीभीत अभ्यारण्य रखा गया है, ठीक है। इसे भी आप क्या करें, बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलो, ठीक है। फिर क्या है भाई, कमलापति पैलेस है, कहाँ पर है, तो भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण यदि आपसे पूछा जाता है तो रानी कमलापति ने, रानी कमलापति कौन थी, तो रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ की शासिका थी, निजाम शाह सलाम की क्या थी, रानी थी, ठीक है। इन्होंने यदि हम देखें इसका निर्माण 1722 के आसपास कराया था, ठीक है। फिर देखो रानी कमलापति ने इसी महल में जल समाधि ले ली थी, रानी कमलापति ने इसी महल में जल समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी भाई, जल समाधि ले ली थी। आज भी इसके निचले दो तल, ठीक है, इसके निचले तल किसमें, पानी में डूबे हुए हैं भाई, है ना, पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, डूबे हुए हैं, है ना, किसके, रानी कमलापति भवन के, है ना, रानी कमलापति पैलेस के। टांडा, ये टांडा क्या है भाई साहब, है ना, तो टांडा देखिएगा, ये आपकी मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति के अस्थाई घर हैं, ठीक है, जो कि बैलगाड़ी वगैरह पे होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, टांडा कहा जाता है। ये क्या है आपके, तो टांडा जो है बंजारा जनजाति के अस्थाई घर हैं, जो क्या होते हैं, गांव से दूर होते हैं, जो सामान्य गांव होते हैं उनसे दूर होते हैं। इन्हें यदि देखें तो इनका जो मुखिया होता है, टांडा का जो प्रधान
प्रधान होता है वो क्या कहलाता है, नायक, ठीक है। टांडा, ठीक है, टांडा का प्रधान क्या कहलाता है, टांडा का प्रधान नायक कहलाता है, नायक कहलाता है, ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। कामधेनु अभ्यरण, यदि हम इस अभ्यरण की बात करें तो ये विश्व का पहला गौ अभ्यरण है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है, ठीक है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है। ध्यान रखना, कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये वर्तमान में आगर, ठीक है, आगर मालवा में है, आगर मालवा के सलारिया में है, ठीक है, सलारिया में है, आगर मालवा के सलारिया में स्थित है। कौन सा, कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ठीक है, विश्व का पहला क्या है, गौ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जहां वन्य जीवों का संरक्षण नहीं होता, वन्य जीवों का संरक्षण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ पर संरक्षण किसका होता है, गायों का संरक्षण होता है, ठीक है, किसका संरक्षण होता है, गायों का संरक्षण होता है। यदि हम देखें तो इसकी स्थापना वर्ष 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसे क्या रखें, ध्यान में लेके चलें। तो भाई ये था आपका महत्वपूर्ण जो ज्ञान की बूटी हैं उनका संग्रह। इसमें एक प्रश्न और अभी हमारा बचा हुआ है जिसे कहेंगे ग्वालियर अखबार के बारे में। तो ग्वालियर अखबार ये क्या है भाई, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला अखबार है, ठीक है, पहला समाचार पत्र है, पहला अखबार है, ठीक है। इसका प्रकाशन यदि हम देखें तो 1840 में ग्वालियर से इसका प्रकाशन हुआ था, ग्वालियर से। लेकिन इसकी जो भाषा थी वो उर्दू भी थी, ठीक है, तो उर्दू में ये मुख्य रूप से उर्दू भी थी, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी। तो उर्दू में प्रकाशित हुआ तो इसे हिंदी का पहला नहीं मानते, ठीक है। इसके प्रकाशक कौन थे, मुंशी लक्ष्मण दास ने इसे प्रारंभ किया था। क्या, किसने प्रारंभ किया था, मुंशी लक्ष्मण दास जी ने इसे प्रारंभ किया था, इसके संपादक थे, ठीक है। तो भाई ये था आज आपका महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हमने ज्ञान की बूटी प्रश्नों का क्या किया है, रिवीजन किया है, ठीक है। आप बढ़िया से पूजा करिए, आज का त्योहार एंजॉय करिए। आप सभी को एक बार फिर उत्कर्ष परिवार की ओर से दीपावली इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये दिवाली सिलेक्शन वाली होगी आपकी, और आपका माता पिता का आशीर्वाद आप लीजिए, और भाई ये तय करिए कि आप शिद्दत से मेहनत करेंगे। और ध्यान रखना, पूजा करने के बाद कुछ देर जरूर बैठ के पढ़ना, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ईश्वर से कामना करना कि जल्द से जल्द आप अपने माता पिता का सपना पूरा करें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।